शाम के 4 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जानेमन, क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अभी ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान, पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज़ कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उससे कह रही थी कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने गांव जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 3 से 4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड्स पर विक्रम का घर जाना जरूरी था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अवांछनीय सदस्य हो गई। इसलिए पिछले 2 साल से मैं पीजी में रहने आ गई थी। यहीं विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकात प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी। पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खैर, ये तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों पर पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से मैं सिहर उठी थी। मैंने जल्दी से सब जरूरी चीज़ें पैक की, अपने वॉकिंग शूज़ कसे और रेडी थी। तभी फ़ोन पर मिस्ड कॉल आई, यानी विक्रम आ गया था। मैंने जल्दी से सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को चूम लिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रूबीन, बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहाँ हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी के किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक हो गया। और फिर जो नींद आई, मेरी आंख 3 बजे के लगभग खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा कि जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले, बिखरे हुए, स्याह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग करने में मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज़ दी, जान, कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देख वो मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराकर उसका प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। हमने वहाँ चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा कि आप लोग कहाँ रुके हो, हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया कि हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ नहीं बोला, पर कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। हम उसी वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाजार की ओर घूमने चले गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवाकर हम 9 बजे के करीब कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर सोनू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया कि यहाँ से ब्रेकफास्ट और चाय मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा। मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुँचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी कि मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज़ आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अरे अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? उसकी आंखों में शरारत थी। मैं बस उसकी आंखों में खो गई। मैं उसे दीवानों की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए सिर्फ वही तो था।
उसका प्यार जिस शर्त पर मिले मुझे मंजूर था। उस रात में बहुत सुकून से थी विक्रम की बाहों में। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा, एक अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठ बैठा और कहने लगा, रुबीन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था कि वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और सो जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते सोनू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंच चुके थे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहाँ फ़ोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग आधा जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ने लगी। एक पतली सी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके शॉट ऊपर से लिए जाएं तो वाटरफॉल की पिक्चर और भी अच्छी आएगी। अभी थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपनी आंखें दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची और मैंने हाथ बढ़ाया ही कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हेयर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर उसकी आंखें एकदम काली थी, उसके बालों की तरह, जो बेहद खूबसूरत थे। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रुबीन और ये मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफ़र दिया पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घुमाते हैं, पर विक्रम का जाने का मन नहीं था। उसने कहा, वापस कॉटेज चलते हैं। वापसी के सारे रास्ते विक्रम शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी चूम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश ये वक्त यहीं रुक जाए और हम हमेशा यहीं रह जाएं। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं उसे आवाज़ देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं नहीं था। तभी बाहर लॉबी में से कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहाँ मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह से टिकाए हुए बाहर देखते हुए। जनाब, कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला। मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवटें नहीं थी। पर्दे लगे हुए थे। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया कि आज डिनर हम खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने सोनू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देखकर सोनू भी हमारे साथ ज्वाइन हो गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी।
सोनू 2 पैक लगाने के बाद सेंटी हो गया। कहने लगा, बाबूजी, हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने साथ रख लो। विक्रम उसे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिब्बू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीने से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा, एक कपल और भी तो था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज में मिली थी और फिर वाटरफॉल में भी। क्यों झूठ बोलते हो? सोनू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? सोनू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, वरना मैं खुद गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? सोनू ने बताया कि इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई हैं। यह बहुत पहले अंग्रेजों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें भी हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। यह सुनकर मेरा खून जम गया। पर सोनू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना और ना ही देखा। मैं तो रोज यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा तो हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढांढस बंधाते हुए बोला, चर्सी है, कहाँ इसकी बातों में आ रही है? पर अंदर से वो भी डरा हुआ था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई थी। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बात करते करते हम कब सो गए कि पता ही नहीं चला। रात के किसी वक्त लगा कि मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने अपनी आंखें खोली तो वो सारा थी। सारा कंधे से पकड़कर मुझे उठा रही थी, मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे अपने साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। उदास धुन, उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों पे पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज़ अल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही हो। तभी सारा के हाथ में न जाने कहाँ से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली, अल्बर्ट, स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ते ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और सोनू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में जड़ खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में ले आया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने से भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ, पर मैं कुछ बता ही नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में सोनू दीवार से सर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। बहुत कमजोरी लग रही थी। सोनू को विक्रम ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ था रुबीन, तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? मैंने सारी बातें बता दी। विक्रम सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े कॉटेज से दूर। जैसे जैसे हम दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में वैसे ही जान आ रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने उस ढाबे पर अपनी गाड़ी रोक दी और वो बूढ़ा चाय बनाकर लाया। विक्रम और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब,
हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं। फिर उसने जो कहानी बताई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट कैथ की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ लाया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो कैसे साथ ले जाता। इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे। सारा सारी जिंदगी जिसे प्यार समझ रही थी वो बस मन बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की कि अल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना। फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तभी से उनकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि सारा ने क्यों मुझे चुना। वो क्या बताना चाहती थी, वो मुझे क्या इशारा करना चाहती थी। जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं। विक्रम ने मेरी ओर देखा और वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फ़ोन बजा। हेलो जानेमन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी सुलझा दी थी। तो दोस्तों, यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ में आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसी तरह की कहानियों के शौकीन हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की कहानियाँ रोज़ अपलोड होती रहती हैं।